जी अस्सलाम वालेकुम, क्या फिर आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 25। आज का लेक्चर हमारा रिपोर्ट का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम अपने ड्राफ्टिंग के कंसेप्ट को कंक्लूड करेंगे। ड्राफ्टिंग ऑफ ओपिनियन, ड्राफ्टिंग ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन। ड्राफ्टिंग ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या है कि अगर हमने किसी ऑडिट क्लाइंट में मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करना हो, यानी क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेमर, तो उसको लिखेंगे कैसे। ड्राफ्टिंग का मतलब उसको लिखेंगे कैसे। हमें ये पता है कि जब कभी क्वालिफाइड ओपिनियन हो तो रिपोर्ट में दो पैराग्राफ इफेक्ट होते हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन और बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। जब कभी एडवर्स ओपिनियन हो रिपोर्ट में दो पैराग्राफ इफेक्ट होते हैं, एडवर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन। जब कभी डिस्क्लेमर ओपिनियन हो रिपोर्ट में दो पैराग्राफ इफेक्ट होते हैं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और, ठीक है। हाँ, इनका कॉन्सिक्वेंशियल इंपैक्ट की ऑडिट मैटर में भी आता है। तो केस स्टडी डिस्कस करते हुए ना, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट डिस्कस करते हुए हम की ऑडिट मैटर को भी डिस्कस करते हैं। लेकिन जब ड्राफ्टिंग कर रहे होंगे ना, लिख रहे होंगे, तो हमने क्वालिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग में क्वालिफाइड ओपिनियन प्लस बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, इसी तरह एडवर्स में और डिस्क्लेमर ओपिनियन में ओपिनियन भी और बेसिस की ड्राफ्टिंग भी करनी है। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सीखा था कि जब कभी मिस स्टेटमेंट हो तो उस सिचुएशन में क्वालिफाइड ओपिनियन और बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन क्या होगा। ऐसा ही है। हाँ जी। तो इसमें आपको मैंने असाइनमेंट भी दी थी कि आपने मेमोराइज करना है क्वालिफाइड ओपिनियन और बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। तो मुझे भूल गया, क्या सिर्फ हमने मिस स्टेटमेंट के केस में क्वालिफाइड ओपिनियन मैंने आपको याद करने के लिए कहा था, या स्कोप लिमिटेशन के केस में भी सिर्फ मिस स्टेटमेंट कहा था। चलिए ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। शाबाश। कितने स्टूडेंट्स ने क्वालिफाइड ओपिनियन मिस स्टेटमेंट के केस में क्वालिफाइड ओपिनियन और बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन याद कर लिया है? शाबाश। अगर कर लिया तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है? स्टार्ट जी। क्वांटिफिकेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? वो कहता है जब आप मिस स्टेटमेंट की वजह से क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं, या एडवर्स ओपिनियन में भी यही कंसेप्ट है, तो आपने मिस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है? आपने बताना है मिस क्या डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की फॉर एग्जांपल, या इन्वेंटरी को लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे रिकॉर्ड नहीं किया गया, या प्रोविजन फॉर बैड डेट को रिकॉर्ड नहीं किया गया। जो भी मिस स्टेटमेंट है उसको एक्सप्लेन करना है, नेचर को। फिर उसकी क्वांटिफिकेशन यानी अमाउंट्स भी मेंशन करनी है। क्वांटिफिकेशन का मतलब क्या? अमाउंट्स भी मेंशन करनी है कि इसमें मिस स्टेटमेंट कितनी अमाउंट की थी और उसका इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटी, टैक्स, प्रॉफिट, जिस पे उसका इफेक्ट आ रहा होगा वो इफेक्ट भी डिस्कस करना है। क्वांटिफिकेशन का मतलब क्या है? जैसे नेचर में तो आपने एक्सप्लेन कर दिया ना, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं हुई। क्वांटिफिकेशन में क्या बताना होता है? उसकी अमाउंट कितनी है और उसका इफेक्ट किस इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी पे आएगा। ये इफेक्ट बताना, इसे कहते हैं क्वांटिफिकेशन, ताकि यूजर डिसाइड कर सके इस मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट किस जगह पे है और उसे कैसे ठीक करना है। क्लियर जी? जी। इफ प्रैक्टिकेबल का मतलब यह है कि अगर पॉसिबल हो। बाज़ औक़ात पॉसिबल नहीं भी होता, बाज़ औक़ात पॉसिबल नहीं। जैसे इसकी एग्जांपल है, क्लाइंट ने कुछ, आपको पता है जब रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करते हैं तो सारे के सारी क्लास को रीवैल्यू करवाना है, अकाउंटिंग में लिखा हुआ है। अगर क्लाइंट कुछ एसेट्स को रीवैल्यू करवाता है, कुछ को नहीं करवाता, तो ये करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है या रॉन्ग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? रॉन्ग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो क्लाइंट ने अगर फर्ज कीजिए 10 में से 4 की रीवैल्यूएशन करवाई, 6 की नहीं करवाई, मिस स्टेटमेंट है। मिस स्टेटमेंट तो है, लेकिन इस केस में आप अमाउंट नहीं बता सकते कितनी अमाउंट की। क्यों? क्योंकि आपने रीवैल्यूएशन करवाई ही नहीं। अगर तो 10 की रीवैल्यूएशन करवाई होती, फिर 4 की एंट्री करता, 6 की ना करता ना, तो हम कहते हैं ये रीवैल्यूड अमाउंट है, ये कॉस्ट है, इतने की मिस स्टेटमेंट है। अब करवाई ही नहीं हुई तो ये पता चल गया आपको मिस स्टेटमेंट है। अमाउंट क्या है ये पता नहीं चलेगा। ठीक है। तो सम टाइम ऐसा, ये एग्जांपल है, सम टाइम ऐसा होता है कि आपको ये तो पता चल जाता है मिस स्टेटमेंट है, लेकिन किस अमाउंट की है ये पता नहीं चलता। तो इसमें हम क्या कहते हैं? क्वांटिफिकेशन नॉट पॉसिबल। तो जब क्वांटिफिकेशन नॉट पॉसिबल हो, फिर आप बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में क्वांटिफिकेशन नहीं लिखते, लेकिन ये लाइन लिख देते हैं, क्वांटिफिकेशन नॉट पॉसिबल। ठीक है जी। हाँ जी। ऑडिटर खुद से भी तो रिवैल्यूएशन करवा सकता है, लेकिन देखिए सिर्फ मिस स्टेटमेंट की अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए रिवैल्यूएशन नहीं करवाई जाती। हाँ, अगर क्लाइंट ने रिवैल्यूएशन करवाई है, हम उस एक्सपर्ट से मुतमिन नहीं है, फिर आपकी बात ठीक है, ऑडिटर खुद से रिवैल्यूएशन करवा सकता है। ठीक है, क्योंकि क्वालिफाइड ओपिनियन तो आ ही जाएगा जब उसने कुछ की रिवैल्यूएशन करवाई होगी, कुछ की नहीं करवाई होगी। तो बिला वजह रिपोर्ट को डिले करने की क्या जरूरत है, खुद रिवैल्यूएशन करवा के। जी। नहीं, ये एंड पे लाइन लिखी हुई है इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस, तो वो ये बता, ये एंड के साथ ये नहीं लिखा हुआ, बल्कि ये लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस बनी है कि नहीं। ये इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेफर कर रहा है। हाँ, फॉर द ईयर देन एंडेड के बाद थोड़ा तवक्कुफ करना है, थोड़ा रुकना है। ठीक है। फॉर द, ये जो फॉर द ईयर देन एंडेड है, वो पीछे बता रहा है कि जो इनकम स्टेटमेंट है वो इस साल की एंडेड है। इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस का जो फ्रेज है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में बता रहा है कि हमने ये देखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस है कि नहीं। ईयर देन एंडेड नहीं है। इसका मतलब ये ना समझे कि हर साल आईएफआरएस चेंज होता होगा, ठीक है, या फ्रेमवर्क चेंज होता होगा, ऐसा नहीं है। और कोई क्वेश्चन?
स्टैंडर्ड की तरफ से बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन की क्या कोई प्रेस्क्राइब्ड लेंथ है? स्टूडेंट का क्वेश्चन नहीं है, इसका जवाब है नहीं। स्टैंडर्ड सिर्फ रूल बनाते हैं, कहते हैं उसके बाद आपकी जजमेंट है, जितना आप मुनासिब समझते हो बेसिस को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अमूमी तौर पे बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन कोई बड़े से बड़ी भी हो ना, मैं आधे सफे से ज्यादा की मैंने प्रैक्टिस में नहीं देखी। लेकिन हमारा स्टैंडर्ड की तरफ से कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो इतनी लाइंस की हो और इतनी लाइंस की ना हो। क्लियर जी? चलिए अब जरा चलते हैं, अब हम एक तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर उसके बाद फर्दर हम जो बाकी के रह गए हैं एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, इनको भी आज हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया था हमने ड्राफ्टिंग ओपिनियन में, हाउ टू ड्राफ्ट मॉडिफिकेशन। हमने ये सीखा कि जब कभी हम मॉडिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट करते हैं, जब कभी मॉडिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट करते हैं तो दो पैराग्राफ इफेक्ट होते हैं। नंबर 1 ओपिनियन, नंबर 2 बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ। यहां पे कह रहा है क्वालिफाइड एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जब आएगा तो आपने पहला वाला सेंटेंस जो वी हैव ऑडिटेड वाला है वो तो लिखना ही है, वो रूटीन वाला, फिर उसके बाद ओपिनियन देना है। ओपिनियन पैराग्राफ में क्या ओपिनियन के अलावा भी कोई पैराग्राफ होता है? हाँ जी, वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इसी तरह बेसिस फॉर ओपिनियन में बेसिस फॉर ओपिनियन के अलावा एक और पैराग्राफ भी होता है। वो कौन सा होता है? ये वाला, ऑडिट वाज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद, यानी बेसिस फॉर ओपिनियन में बेसिस फॉर ओपिनियन मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन के साथ साथ ये पैराग्राफ भी होता है। और वो एग्जामिनर कमेंट्स में उसने एक दो दफा चेक किया ना, तो कमेंट्स में उसने ये लिखा है कि स्टूडेंट्स क्वालिफाइड और बेसिस दोनों पैराग्राफ दे देते हैं जब उनसे पूछो, लेकिन ये एडिशनल वाली बात नहीं लिखते। यानी ओपिनियन क्वालिफाइड ओपिनियन में वो क्वालिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट कर देंगे, ऊपर ये जो ना वी हैव ऑडिटेड वाला पैरा ये नहीं लिखते। बेसिस में नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट या स्कोप एक्सप्लेन कर देते हैं, हालांकि ये मुश्किल है, कहता है ये कर देते हैं, लेकिन ये इजी वाला भूल जाते हैं, ऑडिट वाज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद दिस। ये भी पैराग्राफ का हिस्सा, देख लें, ये भी पैराग्राफ का हिस्सा है। तो अब हम स्टडी करते हैं इन केस ऑफ मिस स्टेटमेंट। अच्छा अब ये देखें, मॉडिफाइड ओपिनियन मिस स्टेटमेंट के केस में भी हो सकता है स्कोप लिमिटेशन। मिस स्टेटमेंट के केस में रूल क्या है? रूल्स, ये रूल्स बता रहा है, रूल्स के मुताबिक ड्राफ्टिंग नहीं बता रहा, रूल्स बता रहा है, ध्यान रखिएगा। कहता है मिस स्टेटमेंट अगर अमाउंट से रिलेट करे तो क्या करना है? इफ मिस स्टेटमेंट रिलेट्स टू अमाउंट्स तो क्या करना है? वो कह रहा है इन केस ऑफ मिस स्टेटमेंट ऑडिटर शैल एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट। नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या? इस एरिया में क्या प्रॉब्लम है? इन्वेंट्री में एनआरवी पे राइट डाउन नहीं किया गया, डेटर्स में प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की गई, ठीक है जी। सेल्स में सेल्स को ओवरस्टेट किया गया है, परचेजेस में परचेजेस को अंडरस्टेट किया गया है, ठीक है। ये नॉन करंट लायबिलिटीज को करंट लायबिलिटी नहीं, वो एक दूसरी एग्जांपल आ जाएगी। तो ये क्वांटिफिकेशन, ऑडिटर शैल एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट इफ प्रैक्टिकेबल। नेचर समझ रहे हैं क्या है? नेचर का मतलब किस एरिया में क्या प्रॉब्लम है, नेचर का मतलब क्या, किस एरिया में क्या प्रॉब्लम है। क्वांटिफिकेशन का मतलब क्या है? मिस स्टेटमेंट की अमाउंट लिखनी है ताकि यूजर अपने एंड पे अपने ज़हन में एडजस्टिंग एंट्री पास कर सके। क्वांटिफिकेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट, क्वांटिफिकेशन का मतलब क्या है? क्वांटिफिकेशन का मतलब है कि बताना एक्सपेंस पे, प्रॉफिट पे, एसेट्स, इक्विटी पे क्या इफेक्ट होगा, या इनकम पे, अगर इनकम से रिलेट करती है इनकम पे इफेक्ट बताएंगे। क्लियर? और अगर क्वांटिफिकेशन प्रैक्टिकेबल नहीं है, ऑडिटर ये बताएगा कि प्रैक्टिकेबल नहीं है। और क्वांटिफिकेशन का प्रैक्टिकेबल नहीं होती, बात कभी कभार ऐसे होता है, कभी कभार होता है लेकिन ऐसे होता है, ठीक है। जैसे जो स्टैंडर्ड की एग्जांपल है वो भी आपके सामने रख लेता हूं, शायद थोड़ी सी मुश्किल हो। होल्डिंग कंपनी ने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी होती हैं, ये शायद आपने पढ़ा होगा। होल्डिंग कंपनी कहते हैं जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स खरीद लेती है, तो पहली वाली कंपनी को कहते हैं, बायर को कहते हैं होल्डिंग कंपनी, और जिसके शेयर खरीदे उसे कहते हैं सब्सिडरी कंपनी। अब होल्डिंग कंपनी की जिम्मेदारी है कि जब उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ सब्सिडरी को भी ऐड करना है, यानी रेवेन्यू में दोनों का इकट्ठा रेवेन्यू आएगा, एक्सपेंसेस में दोनों के इकट्ठे एक्सपेंसेस, इसे कहते हैं कंसोलिडेशन। अगर होल्डिंग कंपनी अपने ही रिजल्ट किसी एक सब्सिडरी के रिजल्ट्स को इंक्लूड ना करे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अगर होल्डिंग कंपनी की बहुत सी सब्सिडरीज हैं और वो किसी एक सब्सिडरी के रिजल्ट को अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इंक्लूड ना करे, खुद बताइए मिस स्टेटमेंट है कि नहीं है? क्या ऑडिटर बता सकता है कि मिस स्टेटमेंट की अमाउंट क्या है? अगर तो उसके पास वो सारा रिकॉर्ड, वेरीफाइड रिकॉर्ड सब्सिडरी का होगा तो वो शायद बता दे, वरना नहीं बता सकता। जैसे अगर तो रिवैल्यूएशन रिपोर्ट उसके पास सबकी होती तो वो रिवैल्यूएशन के केस में बता देता क्वांटिफिकेशन, वरना नहीं। यहां पे भी अगर तो उसके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है तो शायद वो बता सकता है, वरना नहीं। तो क्या लिखेंगे हम? क्वांटिफिकेशन नॉट पॉसिबल, क्वांटिफिकेशन नॉट पॉसिबल, ये हो सकता है, ठीक है। तो बहरहाल इफ क्वांटिफिकेशन इज नॉट प्रैक्टिकेबल, ऑडिटर ने ये बात लिखेगा कि क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अगर मिस स्टेटमेंट रिलेट करेगी डिस्क्लोजर के साथ, मिस स्टेटमेंट डिस्क्लोजर में भी मिस स्टेटमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती? डिस्क्लोजर में भी मिस स्टेटमेंट हो सकती है। अगर और डिस्क्लोजर याद रखें, ये डिस्क्लोजर में मिस स्टेटमेंट नॉन डिस्क्लोजर भी हो सकती है, रॉन्ग डिस्क्लोजर भी हो सकती है।
नॉन डिस्क्लोजर का मतलब कोई डिस्क्लोजर देना था, दिया ही नहीं। रॉन्ग डिस्क्लोजर का मतलब है दिया लेकिन सही नहीं था, एडिक्वेट नहीं था, एप्रोप्रिएट नहीं था, वो भी मिस स्टेटमेंट होती है। लेकिन यहां पे नोट कीजिएगा, यहां पे वो आपको ये नहीं, ये तो बताएगा नेचर को एक्सप्लेन करो, लेकिन ये नहीं कहेगा क्वांटिफिकेशन बताओ, क्योंकि डिस्क्लोजर में क्वांटिफिकेशन नहीं होती। हाँ ये कहेगा कि जो डिस्क्लोजर होना चाहिए था ना सही वाला, कोशिश करो वो ऐड कर दो अपने बेसिस, ताकि यूजर्स को पता चल जाए कि कौन सा डिस्क्लोजर था जो गलत था। ठीक है जी, फिर से सुनिए क्या कह रहा है। इफ मिस स्टेटमेंट रिलेट्स टू डिस्क्लोजर, ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर शैल एक्सप्लेन नेचर ऑफ रॉन्ग और ओमिटेड डिस्क्लोजर एंड इंक्लूड ओमिटेड डिस्क्लोजर इफ प्रैक्टिकेबल। इसको कंपेयर कीजिए वो मिस स्टेटमेंट के साथ। मिस स्टेटमेंट में कह रहा था इंक्लूड क्वांटिफिकेशन, क्या कह रहा था क्वांटिफिकेशन, यहां पे क्या कह रहा है इंक्लूड डिस्क्लोजर्स, इंक्लूड डिस्क्लोजर्स इफ प्रैक्टिकेबल। फर्क समझ आ रहा है, क्योंकि डिस्क्लोजर में क्वांटिफिकेशन होती नहीं ना। कह रहे हैं तो डिस्क्लोजर कब प्रैक्टिकेबल नहीं होगा, कह रहा है इंक्लूडिंग द ओमिटेड डिस्क्लोजर वुड बी इम्प्रैक्टिकेबल इफ डिस्क्लोजर इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट। नॉट प्रिपेयर्ड को अंडरलाइन करें, और डिस्क्लोजर इज नॉट रेडिली अवेलेबल, नॉट अवेलेबल को अंडरलाइन करें। जब डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने प्रिपेयर ही नहीं किया, हम उसको इंक्लूड नहीं कर सकते, नॉट प्रैक्टिकेबल। प्रिपेयर किया, ऑडिटर को अवेलेबल नहीं किया, नॉट प्रैक्टिकेबल। और डिस्क्लोजर इज अनड्यूली लेंथी, अनड्यूली लेंथी को अंडरलाइन करें इन रिलेशन टू ऑडिट रिपोर्ट। डिस्क्लोजर बहुत ज्यादा लेंथी है, 4 सफ़ों की ऑडिट रिपोर्ट, 6 सफ़ों का डिस्क्लोजर, तो ऑडिट रिपोर्ट तो डिस्क्लोजर में छुप जाएगी। ऐसी सिचुएशन में भी डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं होती। भाई कुछ समझ आई? फिर से बताइए, जब हमने मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन। मिस स्टेटमेंट के केस में बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ कैसे ड्राफ्ट करेंगे, डिपेंड करता है मिस स्टेटमेंट रिलेट्स टू अमाउंट्स या मिस स्टेटमेंट रिलेट्स टू डिस्क्लोजर। अगर अमाउंट से रिलेट करती है तो आपने नेचर को एक्सप्लेन करना है और क्वांटिफिकेशन देनी है इफ पॉसिबल। अगर डिस्क्लोजर से रिलेट करता है, नेचर को एक्सप्लेन करना है और डिस्क्लोजर को इंक्लूड करने की कोशिश करनी है इफ प्रैक्टिकेबल। और डिस्क्लोजर को इंक्लूड करना कब प्रैक्टिकेबल नहीं होगा, जब वो नॉट प्रिपेयर्ड हो, नॉट अवेलेबल हो, लेंथी हो। नॉट प्रिपेयर्ड, नॉट अवेलेबल, लेंथी, नॉट प्रिपेयर्ड, नॉट अवेलेबल और लेंथी। क्लियर जी? अब आगे चलते हैं। अब किस चीज की हमने ड्राफ्टिंग सीखनी है, मिस स्टेटमेंट के केस, स्कोप लिमिटेशन के केस में। स्कोप लिमिटेशन के केस में, इन केस ऑफ स्कोप लिमिटेशन हमने पैराग्राफ कैसे ड्राफ्ट करना है ये सुन लीजिए। वो कह रहा है इन केस ऑफ स्कोप लिमिटेशन ऑडिटर एक्सप्लेन करेगा विच प्रोसीजर वाज नॉट परफॉर्म्ड एंड व्हाई। विच को अंडरलाइन करें, व्हाई को अंडरलाइन करें। विच प्रोसीजर वाज नॉट परफॉर्म्ड, we were unable to physically verify inventory as at 31st December 2023. ये है which procedure was not, why, because we were appointed after the year end, या because management prevented us to physically verify inventory. Which procedure and why. Debtors के केस में बताया क्या लिखेंगे, we were unable to circularize, circularize का मतलब होता है confirmation letter send करना। We were unable to send confirmation letter to debtors as at 31 December 2023 because management's record was not in reliable position. Yeah, because management shifted to new counting system which contained various errors. तो ऐसी सिचुएशन में कंफर्मेशन लेटर ना भेज सकते, आपको खुद पता है कि आपका रिकॉर्ड गलत है। या we were unable to send confirmation letter to debtor because management prevented us, management refused us to allow to send confirmation letter. क्या प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया वो लिखा, क्यों परफॉर्म नहीं किया वो लिखा। डन जी। अच्छा, फिर इसके बाद, अच्छा ये जो पैराग्राफ होता है ना, ये स्पेसिफिक होता है, सिचुएशन स्पेसिफिक। जो दूसरे वाला पैराग्राफ है ना, ये जनरल, यानी ये हर केस में सेम रहता है। स्टेटमेंट दैट ऑडिटर वाज अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस फ्रॉम अल्टरनेटिव प्रोसीजर 2 एंड देयरफॉर ऑडिटर इज अनएबल टू वेरीफाई वेदर दिस अमाउंट इज फेयरली स्टेटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे we were unable to physically verify inventory as at 31 दिसंबर 2023 because we were appointed after the year end. ये पहली वाली लाइन, ठीक है। We were unable to obtain evidence from alternative procedure 2 and therefore we are unable to verify whether this amount is fairly stated. Whether this amount से क्या मराद है, इन्वेंट्री की अमाउंट। कह रहा है हमें नहीं पता कि ये फेयरली स्टेटेड है, ये नहीं कह रहा कि गलत है, क्या कह रहा है, हमें नहीं पता। स्कोप लिमिटेशन है। क्लियर? अल्टरनेट प्रोसीजर क्या होने चाहिए ये रिपोर्ट में नहीं लिखते। आपसे एग्जाम के क्वेश्चन में शायद पूछ लेगा, लेकिन वो अलग पार्ट होगा। रिपोर्ट में अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स क्या होते हैं ये नहीं लिखे जाते। क्लियर जी? चलिए, अच्छा ये अब मैं ना थोड़ा इसको, चूंकि एक दिन गुजर गया है तो हो सकता है चीजें आपके ज़हन से निकल गई हो। मैं समरी दोबारा आपके सामने रखना चाहता हूं, क्विक समरी।
स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम सीखने जा रहे हैं ड्राफ्टिंग कैसे करनी है रिपोर्ट में सबसे अहम पैराग्राफ की, यानी मॉडिफाइड ओपिनियन और बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन। जब कभी ओपिनियन डिसाइड करेंगे, दो स्टेप होते हैं याद रखिएगा, पहले डिसाइडिंग ओपिनियन फिर ड्राफ्टिंग ओपिनियन। जब कभी डिसाइड करेंगे टाइप ऑफ ओपिनियन कौन सा है, हम दो चीजें देखेंगे। नंबर वन, इस स्टार्टेड में कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं, मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन तो नहीं। नंबर टू, अगर कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन उसका इफेक्ट क्या है, इमटेरियल मटेरियल या के परवेसिव। अगर मिस स्टेटमेंट है उसका इफेक्ट इमटेरियल है, ऑडिटर अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगर मिस स्टेटमेंट है उसका इफेक्ट मटेरियल है, ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा और बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेगा। अब ये तो हमारा हो गया नॉर्मल डिसाइडिंग। अब अगर ड्राफ्टिंग भी हमसे पूछे तो हमने दो पैराग्राफ ड्राफ्ट करके देने हैं उसको। नंबर वन क्वालिफाइड ओपिनियन, नंबर टू बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन ड्यू टू मिस स्टेटमेंट। बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन ड्यू टू मिस क्वालिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग तो वैसे ही होगी, इन आवर ओपिनियन except for the effect of matter described in basis for qualified opinion section of our report, financial statements give true and fair view. Qualified opinion की wording standardized. Basis for qualified opinion में हमने क्या करना है, मिस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है और क्वांटिफिकेशन। वो कैसे होगी वो आपको पता है कि मैनेजमेंट हैज नॉट स्टेटेड इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, ठीक है, विच इज अ डिपार्चर फ्रॉम आईएफआरएस। ये हो गया नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दिया। आगे क्वांटिफिकेशन, हैड मैनेजमेंट रिकॉर्डेड इन्वेंट्री एट एनआरवी, इन्वेंट्री वुड हैव बीन डिक्रीज्ड बाय रुपीस इतने, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज्ड बाय रुपीस इतने, नेट प्रॉफिट टैक्स एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वुड हैव बीन रिड्यूस्ड बाय रुपीस इतने एंड इक्विटी बाय इतने रिस्पेक्टिवली। क्लियर? ये हो गई क्वांटिटी। अच्छा, अगर मिस स्टेटमेंट हो, गौर से सुनेगा अगली बात, मिस स्टेटमेंट है उसका इफेक्ट परवेसिव है, मिस स्टेटमेंट है उसका इफेक्ट परवेसिव है, एडवर्स ओपिनियन आएगा। एडवर्स ओपिनियन की वर्डिंग क्या होगी, in our opinion, because of the significance of matter described in basis for adverse opinion section, financial में do not give to, वो पूरी लाइन आप याद करें। अच्छा गौर से सुनिए, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन की ड्राफ्टिंग वैसी ही होगी जैसी बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन ड्यू टू मिस स्टेटमेंट की है। बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन की ड्राफ्टिंग वैसी ही होगी जैसी बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन ड्यू टू मिस स्टेटमेंट की है, क्योंकि दोनों में मिस स्टेटमेंट को ही एक्सप्लेन किया जाता है। फर्क सिर्फ यह है कि या तो अमाउंट से बहुत ज्यादा होंगी बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन के केस में, या एरियाज एक से ज्यादा होंगे, इन्वेंट्री के साथ डेटर्स दोनों आ जाएंगे। बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में तो यहां सिर्फ इन्वेंट्री आएगी, यहां सिर्फ डेटर्स आएंगे फॉर एग्जांपल, लेकिन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में दोनों ही आ जाएंगे, क्योंकि वो हमने पढ़ा हुआ ना परवेसिव इफेक्ट क्या था, नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट। हाँ, एक एरिया में भी एडवर्स ओपिनियन दिया जा सकता है अगर वो एरिया इन इटसेल्फ सब्सटेंशियल हो। हाँ जी। अच्छा, इस तरह क्वालिफाइड ओपिनियन ड्यू टू स्कोप लिमिटेशन, उसमें क्या लिखना है, उसमें हमने लिखना है पहले नेचर ऑफ स्कोप लिमिटेशन कि किस एरिया में प्रॉब्लम थी और क्या थी, फिर इसके बाद क्या बताना है, स्टैंडर्ड लाइन कि हम अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सके, देयरफॉर वी आर अनएबल टू वेरीफाई दिस अमाउंट्स। अब अगेन सेम, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन ड्यू टू स्कोप लिमिटेशन और बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, इन दोनों की ड्राफ्टिंग सेम है। फर्क सिर्फ ये है कि बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन ड्यू टू स्कोप लिमिटेशन में सिर्फ एक इशू आएगा और बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में एक से ज्यादा स्कोप लिमिटेशन होगी, या अगर एक है तो उसकी अमाउंट बहुत सब्सटेंशियल होगी। अभी समझ रहे हैं बात को? तो ये है हमारी ड्राफ्टिंग। आइए जरा, अब इसको रूल को तो हमने पढ़ लिया, इसको हम देखते हैं। अच्छा, अगर दो स्कोप लिमिटेशन होगी ना, याद रखें ये पैराग्राफ डुप्लीकेट 2 दफा आएगा, ये वाला सेकंड पैराग्राफ 1 दफा ही आता है, ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिक है ना। तो स्पेसिफिक जो नेचर है, नेचर ऑफ स्कोप लिमिटेशन, वो 2 दफा, पहली दफा इन्वेंट्री में, दूसरी दफा डेटर्स में। ये वाला स्टैंडर्ड पैरा है, सेकंड वाला ये 1 दफा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, एक दफा आप रीड करते हैं इसको। ये हमने कल के लेक्चर में रीड किया था, लेकिन एक दफा फिर से रीड कर लेते हैं, अब जरा आप बेहतर तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ड्राफ्टिंग ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन, फैक्ट्स इन्वेंट्री इज नॉट स्टेटेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी एंड इफेक्ट इज मटेरियल। मिस स्टेटमेंट है, फैक्ट मटेरियल है, क्वालिफाइड ओपिनियन ड्यू टू मिस स्टेटमेंट, ड्यू टू स्कोप लिमिटेशन, मिस और मिस स्टेटमेंट अमाउंट क्या है। ड्राफ्टिंग के रूल क्या है, नेचर और क्वांटिफिकेशन। शाबाश। आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है क्वालिफाइड ओपिनियन, एक तो स्टैंडर्ड पैराग्राफ वी हैव ऑडिटेड वाला वो आ गया, आएगा। दूसरा ओपिनियन देखिए क्या सही लिखा है, इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन ऑफ आवर रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बीसी लिमिटेड एट दिसंबर के फाइनेंशियल एंड कैश फ्लो फॉर द ईयर दैट एंडेड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। ये जो इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस है, ये है बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू के साथ, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। क्लियर? ये उसने आपको ओपिनियन दे दिया। बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या करा है, मैनेजमेंट हैज नॉट स्टेटेड द इन्वेंटरीज एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिच हैज एंड बट हैज स्टेटेड देम सोनली एट कॉस्ट
विच इज ए डिपार्चर फ्रॉम आईएफआरएस। ये लाइन क्या चीज है? ये लाइन क्या चीज है? ये लाइन क्या है? नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट है। आगे क्या कह रहा है? Had management stated that inventories are lower of cost and net realizable value, inventory would have been written down by rupees XXX, cost of sales would have been increased by rupees XXX, and income tax, net income and shareholders equity would have been reduced by rupees इतने respectively. ये क्या है? क्वांटिफिकेशन। वैसे दो चीजें देनी थी ना, और फिर उसके बाद वी कंडक्टेड आवर ऑडिट। ये बेसिस फॉर, ये स्टैंडर्ड पैराग्राफ है, कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ आ रहा है कैसे ड्राफ्ट करना? अगर कोई और एरिया आपको दे दिया जाए, कहा जाए ड्राफ्ट करो, कर लेंगे? भाई दो एरियाज की तरफ आता हूं ना मेरे भाई, आप ठहर ना, भागते क्यों है? आपको बताया हुआ पहले, मुझे ना कंसेप्ट पूरा करने दिया करें, एंड में क्वेश्चन पूछ लिया करें। अच्छा नेक्स्ट, अब मैं आपको लेके चलता हूं एडवर्स ओपिनियन की तरफ। एडवर्स ओपिनियन फैक्ट्स क्या है? ए सब्सिडरी इज नॉट कंसोलिडेटेड एंड इफेक्ट इज परवेसिव। देखिए, क्या कोई एक ही मिस स्टेटमेंट परवेसिव हो सकती है? बिल्कुल, अगर उसका इफेक्ट सब्सटेंशियल हो। अब ये चूंकि सब्सिडरी की कंसोलिडेशन नहीं की, ये हमारे तकरीबन हर इनकम और एक्सपेंस को इफेक्ट करता है। जिन जिन स्टूडेंट ने कंसोलिडेशन का टॉपिक पढ़ा हुआ है, FAR 1 में पढ़ा है, FAR 1 में होता है, FAR 2 में होता है, तो उसमें सारे इनकम, सारे, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ सिर्फ इतना ध्यान में रख लें कि अगर सब्सिडरी कोई है, उसकी कंसोलिडेशन नहीं हुई, तो इसका इफेक्ट परवेसिव होता है, क्योंकि हर इनकम और एक्सपेंस में ऐड होना होता है फिगर्स में, एसेट्स और लायबिलिटीज में। तो एडवर्स सब्सिडी इज नॉट कंसोलिडेटेड, मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट परवेसिव है। एडवर्स ओपिनियन दे दिया, हेडिंग नोट करें, चेंज भी। We have added a standardized paragraph. In our opinion, because of significance of matter discussed in basis for adverse opinion section of our report, financial statements do not give true and fair view of financial statement in accordance with that. बाकी सारी रूटीन की बात। ओपिनियन क्लियर? अब बेसिस फॉर ओपिनियन में देखिए, कह रहा है कंपनी हैज नॉट कंसोलिडेटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडियरी XYZ कंपनी व्हिच इट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग 2001 बिकॉज़ इट हैज नॉट येट बीन एबल टू ascertain the fair value of certain of the subsidiary assets and liabilities at the acquisition date. Under IFRS, subsidiary should have been consolidated because it is controlled by company. यानी उसने बता दिया कि मिस स्टेटमेंट, नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दिया उसने, कि कंसोलिडेशन नहीं की सब्सिडियरी की। भाई नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दिया, क्वांटिफिकेशन नहीं बताई यहाँ पे, प्रैक्टिकेबल नहीं। प्रैक्टिकेबल क्यों नहीं है? क्योंकि अभी अमाउंट ही कंफर्म नहीं हुई, फेयर वैल्यू ही नहीं हुई कंफर्म। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे ख्याल में एक गलती है, आप बता सकते हैं क्या? नहीं, स्कोप लिमिटेशन नहीं है। स्कोप लिमिटेशन तब होती है जब फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर चुके होते और हमें रिपोर्ट ना देते। मिस स्टेटमेंट कि एक चीज को फेयर वैल्यू पे आना चाहिए और अभी इन्होंने इंक्लूड नहीं की इसको। कोई स्टूडेंट बता सकता है इसमें क्या मिस स्टेटमेंट है? वी कंडक्टेड आवर ऑडिट, ये स्टैंडर्ड पैराग्राफ है, ये भी दिया हुआ 50 रुपए नाम। अब बताएंगे, इसी का इंतजार करें। 100 नहीं 50। इस पैराग्राफ में क्या गलती? हाँ नोट कर ले, मैं तब तक पानी पी लूं। ये नहीं बताया कि क्वांटिफिकेशन पॉसिबल, आइंदा हाथ उठाना पहले फिर बताना। ये नहीं भाई, ये बात हमें समझ आती है क्वांटिफिकेशन पॉसिबल, इसे एग्री करते हैं, लेकिन ये तो बताना चाहिए था ना कि क्वांटिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। लेकिन आईकैप ने, आपको पता है हमारी आदत क्या है, आईकैप ने जैसा लिखा वैसे छापा मारते हैं, तो हमें भी इसको, इसलिए मैंने नहीं लिखा। आप लिख रहे तो गलत नहीं होगा, बल्कि ज्यादा ठीक होगा। ठीक है, क्वांटिफिकेशन ऑफ दिस इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल, सिर्फ ये लाइन इसके आगे ऐड कर दे, क्योंकि रूल में उसने खुद बताया हुआ है कि क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं। भाई समझ आ रही है? अब किसकी ड्राफ्टिंग रह गई ना? डिस्क्लेमर ओपिनियन की नहीं, क्वालिफाइड ओपिनियन ड्यू टू स्कोप लिमिटेशन की भी, वो भूल गए? चलिए आ जाइए, अब ये है ड्राफ्टिंग ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन। फैक्ट्स क्या है? ऑडिटर इज अनएबल टू फिजिकली काउंट इन्वेंटरी। पहले फैसला कर ले, स्कोप लिमिटेशन नहीं होती है। साउंड थोड़ा सा खोल दीजिएगा। स्कोप लिमिटेशन नहीं होती है, इफेक्ट उसने खुद से बता दिया, मटेरियल है। ओपिनियन कौन सा आएगा? बस क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन में ये कौन सी लाइन है? वी हैव ऑडिटेड। देखिए बार बार आपको तवज्जो दिला रहा हूं, सॉल्यूशन में ना भूल जाइएगा कि ज्यादा अहम चीज कर लें और कम अहम चीज भूल जाए, और वो मार्क्स भी बराबर के रखता है। बल्कि अल्लाह के बंदे मार्क्स रखने थे तो कम रख देता, 5 नंबर है तो इसके चल 3 रख देता, उसके 2 रख देता, उसके बिठाई उसके बिठाई। और बात का तो जीप सी मार्किंग, इसके 2 कर देता, उसके 3, उसकी मर्जी। कभी कोई ऐसे भी कर रहा है, आसान होता है ना, ट्रैप करना था, तो इसीलिए आपने इजी मार्क्स को लूज नहीं करना। अब देखिए, आप मुझे बताना ड्राफ्टिंग सही है क्या? इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ, आपको पता है स्कोप लिमिटेशन ऑफ पॉसिबल ऐड कर देता, आप करें या ना करें, प्रॉब्लम याद रहे तो कर लीजिएगा, ना करें तो, क्योंकि पॉसिबल में कंफर्म नहीं होता अमाउंट कितनी है, अंदाजा ही होता है ना, स्कोप लिमिट एविडेंस तो ले नहीं सके, इसलिए पॉसिबल का वर्ड ऐड कर देता है। In our opinion, except for the possible effects of matter described in the basis for qualified opinion section of our report, financial statement give true and fair view of financial position, blah 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 in accordance with IFRS. अब ये देखिए IFRS किसके साथ है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट give true and fair view के साथ।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। ये हो गया क्वालिफाइड ओपिनियन। कौन सा? अच्छा आप नोट कीजिए, मिस स्टेटमेंट के क्वालिफाइड ओपिनियन और स्कोप लिमिटेशन क्वालिफाइड ओपिनियन में सिर्फ पॉसिबल का फर्क है, बाकी सब सेम है। और वो भी कुछ प्रैक्टिस मैंने रिपोर्ट देखी उन्होंने वो भी नहीं लिखा हुआ, तो इसीलिए आपको इजाजत है चाहे सेम रखें, चाहे अगर याद रहे तो लिख देना बेहतर है, याद रहे तो पॉसिबल का लफ्ज लिख देना बेहतर है। बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, क्या इसमें वही होगा? नेचर, अच्छा मेरा ख्याल है क्या होगा, मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट और क्वांटिफिकेशन दूंगा। क्वांटिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, नहीं तो नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल नहीं है, ये तो है ही स्कोप लिमिटेशन का केस। तो इसमें क्या करना है? हाँ प्रोसीजर स्कोप लिमिटेशन है। इसमें ड्राफ्टिंग कैसे होगी? नेचर ऑफ स्कोप लिमिटेशन बताए कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। हाँ जी, और फिर उसके बाद वो स्टैंडर्ड लाइन वो क्या है? unable to apply obtain evidence from alternative procedure 2 therefore we are unable to verify these amounts whether these amounts are fairly stated और ना। देखते हैं क्या कहता है, ऐसे कर। अब आपने नोट करना है रूल्स के मुताबिक ड्राफ्टिंग है कि नहीं। ऊपर ड्राफ्टिंग टेबल में जो ड्राफ्टिंग का असूल बताया ना, नीचे जो एग्जांपल्स है आपने फैसला करना है। और एक एग्जांपल में हम उसकी गलती पकड़ चुके हैं, जिसे कहता है क्वांटिफिकेशन, तो आपने देखना इसमें भी कोई गलती तो नहीं है। We did not observe the counting of physical stock as of December 31, 2021। ये क्या कह रहा है? Which procedure was not performed because we were appointed after the year end। ये हो गया एक सेंटेंस। आगे we were unable to obtain sufficient appropriate evidence by performing alternative audit procedure। alternative procedure की बात हो गई। और consequently we were unable to verify whether inventory is stated fairly in financial statement। वही क्लियर। फिर इसके बाद स्टैंडर्ड लाइन, we conducted our audit in accordance with। अब आते हैं आखिरी पैराग्राफ, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अगर ये आपको समझ अच्छा आप खुद से पढ़िए, अगर ये पैराग्राफ ओपिनियन और बेसिस खुद से पढ़ के समझ आ गया, इसका मतलब है ड्राफ्टिंग आपको समझ आ गई। नहीं तो फिर मजीद मेहनत पढ़े पढ़े कोई बात नहीं, खुद से पढ़े, हिम्मत करे पढ़े, जो कह रहे पहले वो भाई जो पढ़ रहे भाई को चुप करवाए, बहन जी बोलना शुरू हो गया। पढ़ने का ज्यादा फायदा होगा, जितना कुछ हो गया पढ़ने दे यार उसको। फिर पढ़े आप नहीं पढ़े, उधर कहाँ नजर आना है? ये इतना काला काला क्यों है? इसको क्या हो गया? मुझे तो नहीं लग रहा ये सही नजर आ रहा है। थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है होगी, लेकिन ऑनलाइन वालों को सबसे ज़्यादा वाइड नजर आएगा। ऑनलाइन की रिकॉर्डिंग तो उधर हो रही है, उधर से इधर से सेटिंग नहीं हो रही है। इस प्रोजेक्टर की सेटिंग हो जी, थोड़ी सी ज़्यादा चेक करें। नजर ठीक है, पढ़ लिया, समझ आई फिर की बात है। इसको नहीं समझ आई? कल आए थे कल लेक्चर लिया था। जी रीडिंग कर लिया आपने? कुछ समझ आई आपको? पूरी समझ? अच्छा वी वर एंगेज्ड टू ऑडिट, मुझे तो पहले की समझ नहीं आई। पहले तो कहता था वी हैव ऑडिटेड, ऑडिट ही नहीं किया। शाबाश, पार्टनर ने तो ऑडिट करने भेजा था, आप क्या घूम फिर के आ गए वहां पे? नहीं हमारा हाँ। Because of the significance of matter described in basis for statement of opinion section of the report, we have not been able to obtain sufficient appropriate evidence. Consequently, we do not express an opinion. ये याद है ना disclaimer? Basis for statement of opinion में क्या कर रहा है? लेकिन मुझे ये तो पता नहीं चल रहा किस एरिया में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? नीचे बताएगा। We were unable to obtain sufficient appropriate evidence for the carrying amount of ABC inventory as at December 31st because we did not observe the counting of physical stock as at December 31st, वो सारी केस। Since that date was prior to our appointment as auditor of company। क्या कह रहा है कि हम एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सके थे। हाँ, ये जो 2.5 लाइन है इसमें क्या बता रहा है? क्या प्रोस्वर्ड और वाई, लेकिन इन्वेंट्री का
फिर we were also unable to obtain sufficient evidence about the carrying amount of companies accounts receivable amounting to rupees इतने million because we were prohibited to obtain confirmation of certain accounts receivable due to introduction of new computerized accounting receivable system during the year which resulted in numerous errors in accounts receivable. अब इस वाले पैराग्राफ में ये 1 2 3 तकरीबन 4 लाइन है, वो 2.5 लाइन में निपटा गया था, ये इसने 4 लाइन में। इसमें क्या बता रहा है? व्हाट एंड व्हाई। सेकंड मसले का अल्टरनेटिव प्रोसीजर नहीं बता रहा, ना 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 ना, अल्टरनेटिव प्रोसीजर नहीं बता रहा। पहले उसने इन्वेंटरी का मसला बताया, स्कोप लिमिटेशन, व्हाट व्हाई। अब डेटर का व्हाट व्हाई बताया। पहले किसका व्हाट व्हाई बताया था? अब किसका व्हाट व्हाई बताया? डेटर्स का। दो एरिया परवेसिव जो है। अब आगे क्या बताएगा? वो we were unable to obtain evidence from alternative procedure, consequently we were unable to verify whether these amounts are stated fairly in। ये तो एक दफा ही बताया, व्हाट व्हाई 2 दफा बताना कर दूं, लेकिन जब और अल्टरनेटिव प्रोसीजर बताई नहीं, कौन से वाले परफॉर्म नहीं हुए, वो रिपोर्ट में नहीं बताने होते। क्लियर जी। मुझे ये बताइए, क्या अब आप सारे इस काबिल हैं कि आपको कोई भी सिचुएशन दी जाए, नंबर 1 आप डिसाइड करें टाइप ऑफ ओपिनियन कौन सा होगा, नंबर 2 आप उस टाइप ऑफ ओपिनियन को ड्राफ्ट भी कर लें। जी आप बताइए क्या आप इस काबिल हैं? किस काबिल बताएं? शाबाश शाबाश। हाँ, कि डिसाइड भी कर सके टाइप ऑफ ओपिनियन और ड्राफ्ट। बताएं क्या आप इस काबिल हैं? बताएं किस काबिल। आप कहें सर मेरे सामने कोई भी सिचुएशन रख दें, बोले सर कोई भी सिचुएशन रख दें, मैं टाइप ऑफ ओपिनियन बता भी सकता हूं और ड्राफ्ट भी कर सकता हूं। फिर से क्या आप इस काबिल हैं? किस काबिल बताएं? बोले सारे बोले, मेरे सामने कोई भी सिचुएशन आ जाए, मैं टाइप ऑफ ओपिनियन बता भी सकता हूं, मैं उस टाइप ओपिनियन को ड्राफ्ट भी कर सकता हूं। हाइब्रिड क्लास से आवाज नहीं आ रही, ये बच्चा वैसे बैठा हुआ सामने फ्रंट पे। बताइए कि मेरे सामने कोई भी सिचुएशन रख दी जाए, मैं टाइप ऑफ मेरे सामने नहीं आ कि मेरे सामने मैं आज इस काबिल हो गया हूं। आज आपने घर जाके कहना है माँ आज मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, ए माँ मैं एक बात, क्या आज तेरा बेटा इस काबिल हो गया है, तेरी दुआओं की बदौलत आज तेरा बेटा इस काबिल हो गया है। वालदा पूछेंगे किस काबिल? मेरे सामने कोई भी सिचुएशन रख दी जाए, मैं टाइप ऑफ ओपिनियन बता भी सकता हूं और इसको ड्राफ्ट भी कर सकता हूं। भाई कितने स्टूडेंट है जो ये समझते हैं वो सच में इस काबिल हो गए? हाथ उठाइए। शाबाश। कोशिश तो कर सकते, कोशिश कीजिएगा, कोशिश कीजिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। ये पता है किसने बताया था? इमरान खान ने नहीं, ये मोटू ने बताया था। मोटू पतलू वाले कार्टून नहीं देखते थे आप? उसमें था कि कोशिश करने वालों की, तो आपने कोशिश करते रहना, कोशिश करते रहना। और कोशिश करने के लिए असाइनमेंट चाहिए, सवाल चाहिए ना, वो आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे। आगे चले, ये एग्जाम टिप समझ लें। एग्जाम टिप कह रहा है वर्डिंग ऑफ ओपिनियन इज गिवन बाय आईएसएस एंड इज स्टैंडर्डाइज्ड। क्वालिफाइड ओपिनियन हो या एडवर्स हो या डिस्क्लेमर हो, आप इसकी ओपिनियन को एज इट इज लिखना है। ओपिनियन को अपनी मर्जी से अल्फाज चेंज नहीं कर सकते। लेकिन वर्डिंग ऑफ बेसिस फॉर ओपिनियन इज नॉट स्टैंडर्डाइज्ड एंड मे वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। ठीक है, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, इसका मतलब है इसमें आपने रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स ज्यादा अहम है, अल्फाज ज्यादा अहम नहीं है। अल्फाज आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं और वो होंगे केस टू केस डिफरेंट, होंगे केस टू केस डिफरेंट। सेकंड, इफ देयर इज, भाई ये बात समझ आ गई पहली वाली? सुन ले। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर एक केस में एक मिसस्टेटमेंट है, इफेक्ट मटेरियल है, क्या ओपिनियन? और बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में उस मिसस्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर देंगे। एक मिसस्टेटमेंट इफेक्ट पर बेसिस है, एडवर्स और बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में दो मिसस्टेटमेंट है, दोनों का एग्रीगेट इफेक्ट पर बेसिस है एडवर्स ओपिनियन, और बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में किसका एक्सप्लेन करेंगे? दोनों को। शाबाश। फिर से स्कोप लिमिटेशन है एक, उसका इफेक्ट मटेरियल है, क्वालिफाइड में बेसिस फॉर क्वालिफाइड में एक्सप्लेन कर देंगे उसे। दो स्कोप लिमिटेशन है, उनका इफेक्ट एग्रीगेट परवेसिव है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में दोनों को, पहले एक को फिर दूसरी को। ये भी आपने एग्जांपल पढ़ी आपने, इन्वेंटरी और डेटर्स। अब सुनिए, एक ऑडिट में एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और एक मटेरियल स्कोप लिमिटेशन है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, देखिए दो मटेरियल मिसस्टेटमेंट होती ना, मैं कहता इफेक्ट परवेसिव है, एडवर्स ओपिनियन दे दो। दो स्कोप लिमिटेशन होती, मैं कहता मटेरियल, मैं कहता इफेक्ट परवेसिव है, इसको डिस्क्लेमर दे दो। अब एक मिसस्टेटमेंट है मटेरियल, एक स्कोप लिमिटेशन है मटेरियल। ये सीफैब लेवल के कंसेप्ट है, बल्कि प्रैक्टिस के कंसेप्ट है, क्योंकि ये सिचुएशन जो मैं बता रहा हूं ना प्रैक्टिस में होती है, एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा उसने। इफेक्ट दोनों ज्यादा सीखने वाले दोनों मटेरियल है। नहीं 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 नहीं, पहला सूल ये रखे, मटेरियल मिसस्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऐड हो सकती है,
मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्लस मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलकर परवेसिव हो सकती है। मटेरियल स्कोप लिमिटेशन प्लस मटेरियल स्कोप परवेसिव। मटेरियल मिसस्टेटमेंट और मटेरियल स्कोप लिमिटेशन ऐड नहीं हो सकती। घोड़े और गधे एक नहीं ऐड अप हो सकते, एक नहीं करने। मिसस्टेटमेंट ओपिनियन कौन सा देंगे? क्वालिफाइड। बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, मिसस्टेटमेंट को, स्कोप लिमिट। भाई ये बात समझ आई? अब मैं आपको मल्टीपल इश्यूज ला रहा हूं आपकी केस स्टडी में। पहले मैं तो आसान सवाल पूछा था, मिस स्टेटमेंट अफेक्ट मटेरियल, आप कहते थे क्वालिफाइड। मैं कहता था मिस स्टेटमेंट अफेक्ट परवेसिव, आप कहते थे एडवर्स। मैं कहता स्कोप लिमिटेशन अफेक्ट मटेरियल, आप कहते क्वालिफाइड। मैं कहता स्कोप लिमिटेशन अफेक्ट परवेसिव, आप कहते डिस्क्लेमर। वो तो सिंगल सिंगल था, केस स्टडी में सिंगल सिंगल ही पूछता। लेकिन अब मैं आपसे मल्टीपल लेवल पे प्रैक्टिकल, एक ही केस स्टडी के अंदर एक मिस स्टेटमेंट है वो भी मटेरियल, एक स्कोप लिमिटेशन वो भी मटेरियल, क्या करना है? क्योंकि चाहे मिस स्टेटमेंट की तरफ जाए चाहे क्वालिफाइड ओपिनियन, और बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में दोनों एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा अब आगे सुने जरा ध्यान से, एक ही ऑडिट में मिस स्टेटमेंट भी है, स्कोप लिमिट। मिस स्टेटमेंट परवेसिव है और स्कोप लिमिटेशन मटेरियल है। दो ओपिनियन ना दे रहे, ओपिनियन एक ही होता है रिपोर्ट में। जो बड़ी वाली सिग्निफिकेंट कौन सी है? मिस स्टेटमेंट पर ओपिनियन। गौर से सुनिए, ऑडिटर शैल, अगर परवेसिव मिस स्टेटमेंट है प्लस मटेरियल स्कोप लिमिटेशन है, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एडवर्स ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर शैल एक्सप्लेन इन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट एंड नेचर ऑफ स्कोप लिमिटेशन। यानी बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में मिस स्टेटमेंट भी आ जाएगी, स्कोप लिमिटेशन भी आ जाएगी। और स्टैंडर्ड ने ना इसकी एक जगह पे रीजन बताई हुई है, कहता है हालांकि ओपिनियन में एडवर्स ओपिनियन दे रहे हैं, वो कहानी तो उधर ही खत्म हो जाती है एडवर्स ओपिनियन के साथ, लेकिन ऑडिटर को जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिले ना जो यूजर्स के लिए अहम हो, ऑडिटर को वो फिर इन एनी केस बता देनी चाहिए। इन एनी केस बता, जैसे एडवर्स ओपिनियन है साथ में एमसो मैटर भी है, तो क्या एडवर्स ओपिनियन पे गेम तो ओवर हो गई यूजर्स की कंपनी की, लेकिन क्या एमसो मैटर वाली बात भी बता देनी चाहिए। वो कहते हैं जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हो बता देनी चाहिए। तो अभी परवेसिव मिस स्टेटमेंट है इफेक्ट परवेसिव, स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट मटेरियल, कौन सा ओपिनियन? एडवर्स ओपिनियन। और पूरा इफेक्ट बताया करें, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में मिस स्कोप में दोनों। अच्छा अब आगे चलें, स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट परवेसिव, साथ ही साथ मिस स्टेटमेंट है इफेक्ट मटेरियल, डिस्क्लेमर ओपिनियन देंगे, और बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ओपिनियन में दोनों को एक्सप्लेन कर देंगे, मिस स्कोप लिमिटेशन को भी। पक्की बात। अब अगर आप 1 मिनट के अंदर आपके सारे कंसेप्ट टेस्ट कर लूं केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपने सारे सवाल सही बता दिए ना, मैं बहुत छुट्टी नहीं, मैं बहुत खुश हूं। स्टार्ट करें जी, चले जी। मिस स्टेटमेंट है इफेक्ट मटेरियल, बेसिस में एक्सप्लेन कर दें। मिस स्टेटमेंट है इफेक्ट परवेसिव, बेसिस में एक्सप्लेन कर दें। स्कोप लिमिटेशन है इफेक्ट मटेरियल, स्कोप लिमिटेशन है इफेक्ट परवेसिव। अच्छा, स्कोप मटेरियल स्कोप लिमिटेशन प्लस मटेरियल मिस स्टेटमेंट, परवेसिव स्कोप लिमिटेशन प्लस मटेरियल मिस स्टेटमेंट, मटेरियल स्कोप लिमिटेशन प्लस परवेसिव मिस स्टेटमेंट, बेसिस वाले वर्ड्स में दोनों को। शाबाश, क्लियर हो जी। हम बिल्कुल रूल वही होंगे, जब आपने दोनों को एक्सप्लेन करना है ना, मिस स्टेटमेंट को और स्कोप लिमिटेशन को, तो उसकी एक्सप्लेनेशन के रूल वही होंगे जो आपने पढ़े, उनमें फर्क नहीं होगा। क्लियर जी। और कोई क्वेश्चन? दोनों परवेसिव नहीं हो सकते क्या? दोनों परवेसिव नहीं हो सकते, क्योंकि परवेसिव की डेफिनेशन में है कि दोनों क्या होने चाहिए, कि परवेसिव कौन होता है? सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो 50% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा इफेक्ट होता है, यही बताया ना। तो जब एक चीज का इफेक्ट 50% से ज्यादा है, तो क्या दूसरी का इफेक्ट 50% से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं समझ रही कि नहीं? सब्सटेंशियल का मतलब क्या है? 50% से ज्यादा। तो क्या एक ऑडिट में कोई दो चीजें ऐसी हो सकती है जिनका इफेक्ट एक मिस, जब 50% से ज्यादा स्कोप लिमिटेशन आ गई तो आप चेक, इसका मतलब है आपने 50% से ज्यादा काम चेक ही नहीं कर सके, तो बाकी जो मिस स्टेटमेंट होगी वो 50% से कम भी होगी ना। और अगर 50% से ज्यादा मिस स्टेटेड है तो आपने चेक किया तो साबित हो गया ना मिस स्टेटेड है, तो स्कोप लिमिटेशन क्या होगी? 50% से कम होगी। क्लियर? चलिए, ये सारी वही बात कर रहा है। और कह रहा है अगर मल्टीपल अनसर्टेनिटीज हो तो ऑडिटर क्या करेगा? ये रटे वाला पॉइंट है, रेयर केस है, रटे वाला पॉइंट। अच्छा अभी मुझे ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 11 हो गया था, 12 है ये। 12 में देखे एक एक चीज हमने पढ़ लिया, कोई चीज रह तो नहीं गई। अब 13 कह रहा है कम्युनिकेटिंग मॉडिफिकेशन टू दो चाबी गवर्नेंस। कह रहा है हर मोड, देखें जब आपने गोइंग कंसर्न की बात की ना, तो आपको याद है उसने एंड पे सारा कंसर्न पढ़ने के बाद एंड पे कहा था गोइंग कंसर्न के हवाले से ये चीजें दो चाबी गवर्नेंस को कम्युनिकेट करनी है। जब आपने की ऑडिट मैटर की बात की
तो उसने एंड में कहा था कि ऑर्डर मैटर के हवाले से ये चीजें कम्युनिकेट करनी है, ठीक है। अब है मॉडिफाइड ओपिनियन अगर हो, बल्कि ये जनरल कंसेप्ट है। जनरल कंसेप्ट का मतलब है वो कहता है अलग-अलग, तो आपको बता ही रहा हूं, एक जनरल कंसेप्ट बिल्ड कर लें। जब कभी रिपोर्ट में किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन आएगी, जब कभी रिपोर्ट में डायरेक्टर्स को जरूर बता दो, उनका माइंड बन जाए, लड़ाई झगड़ा ना करें। डायरेक्टर्स को बताना क्यों जरूरी है? कह रहा है दिस कम्युनिकेशन, यानी आप पहले से बता दें, बताएं, हमें फौरी बता देना चाहिए डायरेक्टर्स को कि सर ये मॉडिफिकेशन आ रही है, कि आखिरी दिन जाके बताएं फौरी, ताकि टाइमली उन्होंने उस मॉडिफिकेशन से बचने के लिए, अगर बचा जा सकता है उससे बचने के लिए, कुछ मॉडिफिकेशन से बचा जा सकता है, कुछ से नहीं बचा जा सकता। अगर बचा जा सकता है तो वो टाइमली बेस पे करेक्टिव एक्शन ले ले, ठीक है। दिस कम्युनिकेशन एनेबल्स 2-4 वीक गवर्नेंस टू बी अवेयर ऑफ मॉडिफिकेशन दैट ऑडिटर इंटेंड्स टू इंक्लूड इन ऑडिट रिपोर्ट। वो अवेयर हो जाते हैं। 2-4 वीक गवर्नेंस टू हैव अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन फर्दर क्लैरिफिकेशन फ्रॉम ऑडिटर टू प्रोवाइड फर्दर इंफॉर्मेशन टू ऑडिटर रिगार्डिंग द मैटर। अगर कोई स्कोप लिमिटेशन का केस है तो वो डायरेक्टर कहेंगे ठीक है सर आपने हमें बताया, अच्छा किया, हम आपको फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं, मैनेजमेंट नहीं कर रहे तो इसको तो बाद में हम देख लेंगे, आप पहले अपनी इंफॉर्मेशन तो लीजिए, हमसे लीजिए, हमारे पास भी यही इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो वो फर्दर इंफॉर्मेशन खुद से प्रोवाइड कर सकते हैं। और ऑडिटर टू ऑब्टेन इनेबल्स ऑडिटर टू ऑब्टेन कंकरेंस ऑफ 2-4 वीक गवर्नेंस, 2-4 वीक गवर्नेंस की रजामंदी लेने के लिए हेल्पफुल होता है, ताकि पहले से 2-4 वीक गवर्नेंस एग्री कर जाए कि ठीक है सर यही इंपैक्ट रिपोर्ट आता है। याद रखें जब कभी मॉडिफिकेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं रिपोर्ट में, एज सून एज पॉसिबल डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करना है, ऑन टाइमली बेसिस डायरेक्टर को कम्युनिकेट करना है। टाइमली बेसिस का मतलब साथ साथ, आखिरी दिन नहीं, साथ साथ, क्लियर, ताकि डायरेक्टर अवेयर हो जाए, बाखबर हो जाए, उन्होंने कोई करेक्टिव एक्शन लेने हैं वो ले लें, और करेक्टिव एक्शन नहीं भी लेने तो कम से कम उनका माइंड बन जाए, एग्री कर जाए कि ठीक है सर ये इंपैक्ट रिपोर्ट आता है, क्लियर। अब एक दफा आपने चैप्टर, आपको 5 मिनट दे रहा हूं, कोई रीड नहीं करना, आपने कुछ भी रीड नहीं करना, सिर्फ 5 मिनट में चैप्टर 4, क्योंकि ये अब आपने आखिरी आज का लेक्चर था चैप्टर 4 का, अब क्वेश्चंस हैं वो चलते रहेंगे। यहां तक अगर आपको समझ आ गया ना तो बाकी का ऑडिट इससे ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। नई चीजें जरूर आएंगी, कुछ इजी होंगी, कुछ डिफिकल्ट भी होंगी। अभी तक जितना पढ़ लिया ना इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। सिर्फ एक चैप्टर आएगा, है वो आसान, उसमें याद करने वाला काम ज्यादा है, लेकिन इस, हाँ सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाला, लेकिन इस दफा चूंकि हम ब्रेनस्केप कर रहे हैं तो वो भी इंशाल्लाह चुटकियों में जाएगा, चुटकियों में। अगर उसका इस दफा इलाज हमने निकाल के रख लिया, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जो ब्रेनस्केप ऐप को यूज कर रहे हैं, जो ऐप को यूज नहीं करे उन्हें फिर किताब सामने रख के बार बार रिवीजन करनी होगी, वो भी रिवीजन कर सकते हैं, वो भी याद कर सकते हैं, लेकिन वो मैनुअली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 मिनट आपने पूरे चैप्टर के एक एक कंसेप्ट को पढ़ के मुझे बताना है कोई चीज रह तो नहीं गई। एक लफ्ज भी अगर ऐसा है जो मुश्किल है और मैंने नहीं करवाया, आपने उसको हाईलाइट करके मुझे बताना है अभी, ठीक है। सबका टारगेट है 5 मिनट है, आपका वक्त स्टार्ट होता है अब। जी रीडिंग कर लिया आपने? कोई लफ्ज जो हमने ना पढ़ा हो? सब पढ़ लिया जी। प्लेसमेंट ऑफ अदर मैटर पैराग्राफ, ये नहीं पढ़ा? प्लेसमेंट ऑफ अदर मैटर पैराग्राफ किधर किधर? कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेते हैं। प्लेसमेंट पेज कौन सा चाहिए? 46 इधर है। हाँ, प्लेसमेंट ऑफ अदर मैटर कह रहा है इफ ए की ऑडिट मैटर सेक्शन इज प्रेजेंटेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट अदर मैटर। अच्छा, अगर की ऑडिट मैटर प्रेजेंट किया जाए, देखिए पहली चीज तो आपने जनरल रूल लिखना है कि प्लेसमेंट ऑफ अदर मैटर पैराग्राफ विल डिपेंड्स ऑन इट्स इंपोर्टेंस, इट विल बी प्लेस्ड आफ्टर ओपिनियन एंड बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ। ये तो कंफर्म है ना, हर पैराग्राफ जो रिपोर्ट में होता है ना वो ओपिनियन और बेसिस फॉर ओपिनियन के बाद आता है, क्योंकि ये सबसे अहम है। अब इसकी रिलेटिव प्लेसमेंट क्या होगी ये इसकी इंपोर्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर की ऑडिट मैटर ज्यादा है मैं वो पहले आ जाएगा, अदर मैटर ज्यादा है मैं ये पहले आ जाएगा। लेकिन अगर की ऑडिट मैटर इंक्लूड कर रहे हैं तो इसको उससे डिफरेंशिएट करने के लिए इसके साथ इसकी हेडिंग दे देनी है, कंटेक्स्ट ऐड कर देना है। कंटेक्स्ट याद है आपको? एमसीक्यू मैटर में भी हमने इंक्लूड किया था, अदर मैटर में भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू मैटर में उसने कहा था आपकी मर्जी है चाहे तो कर ले, लेकिन अदर मैटर में कह रहे हैं अगर की ऑडिट मैटर दे रहे हैं तो फिर उसके साथ बेहतर है कि अदर मैटर में कंटेक्स्ट ऐड कर दें, ठीक है। बस ये इसकी प्लेसमेंट उसने बोल दिया, ठीक है, डिफरेंशिएट करने के लिए। ये जजमेंट है कि इंपोर्टेंट कौन सा है? ये जजमेंट है, कौन सा इंपोर्टेंट है ये ऑडिटर की जजमेंट में डिपेंड करता है, ठीक है। पाकिस्तान में जो प्रैक्टिस चलती है ना, प्रैक्टिस वो ये है कि अदर मैटर पैराग्राफ रिपोर्ट के एंड पे दिया जाता है, लास्ट पैराग्राफ ही होता है, प्रैक्टिस ये जी। इंपैक्ट ऑन की ऑडिट मैटर इफ ऑडिटर्स ओपिनियन इज मॉडिफाइड, ये तो वो लाइंस होगी ना, क्वालिफाइड ओपिनियन, हाँ बाय नेचर की, क्वालिफाइड ओपिनियन बाय नेचर की ऑडिट मैटर है ना भाई, वो मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर नहीं है, इस मटेरियल मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन की वजह से होता है ना, तो सबसे अहम मैटर ही वही है पूरी ऑडिट में। हाँ, की ऑडिट मैटर में रेफरेंस देंगे, ठीक है। और एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा तो क्या लिखेंगे? क्वालिफाइड ओपिनियन इज बाय नेचर की ऑडिट मैटर, देयरफॉर रेफरेंस शैल बी, नहीं याद किया? टैक्स कंटीजेंसी की एग्जांपल भाई पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं। अगर कोई एक ही केस कंपनी के खिलाफ पेंडिंग है
बड़ा टैक्स केस है। एफबीआर ने पिछले 5 सालों का खाता खोल दिया कि जी आप टैक्स अंडर स्टेट पे करते रहे हैं। ये एक्सेप्शनल लिटिगेशन या रेगुलेटरी एक्शन के अंडर आता है। इस केस में देंगे एमसीएस ऑफ मैटर, ठीक है। लेकिन अगर बहुत से छोटे छोटे केस, क्योंकि आपको अंदाजा होगा कि एफबीआर ने हर कंपनी को दबा के नोटिस भेजे होते हैं, कभी कोई कभी ये लायबिलिटी कर दे, कभी ये लायबिलिटी, तो वो केसेस का टैक्स केसेस का एफबीआर के साथ चलना जो है ना, ये हम एक्सेप्शनल लिटिगेशन नहीं मानते, इसको रूटीन का मैटर मानते हैं। ये एंड में बाद में सेटल सुटल कर लेते होते हैं, समझ गए, ये सेटल सुटल हो जाते हैं। तो इसलिए इनको रूटीन का, इसके ऊपर एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ अगर आने लगे ना टैक्स केस के ऊपर, अगर तो हर कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में ये एमसीएस ऑफ मैटर हो। इसीलिए रूटीन के टैक्स कंटीजेंसी या टैक्स केसेस या टैक्स के जो क्लेम्स है एफबीआर के, इन पे हम एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड नहीं करते। हाँ, अगर एफबीआर कहते हैं कि पिछले आपके 3-4 स्पेशल ऑडिट, टैक्स में आपने पढ़ा होगा स्पेशल ऑडिट होती है ना, एफबीआर वाली इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, नहीं? तो अगर वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देना पिछले 4, वो फिर रेगुलेटरी एक्शन या एक्सेप्शनल लिटिगेशन होती है, उस पे एमसीएस ऑफ मैटर देना है। रूटीन के टैक्स केसेस में एमसीएस ऑफ मैटर नहीं देना। हाँ, अगर ज्यादा हो कंटीजेंसीज का मतलब क्लेम्स एफबीआर के, तो फिर की ऑडिट मैटर में इसको इंक्लूड कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। एमसीएस ऑफ मैटर नहीं दे सकते। एमसीएस ऑफ मैटर उसी सूरत में जब एक्सेप्शनल लिटिगेशन होगी, ज्यादा इन्वेस्टिगेट वो कर रहा होगा, एफबीआर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रहा होगा। हाँ जी, क्या मिस स्टेटमेंट रिलेटेड टू डिस्क्लोजर परवेसिव हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन असाइनमेंट को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड बाय ऑडिटर इन हिज रिपोर्ट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा। What disclosure required by auditor in his report when there is limitation on scope of his work that require expression of qualified opinion or disclaimer of? आसान अल्फाज में क्या पूछ रहा है कि बेसिस फॉर क्वालिफाइड या बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन में क्या क्या चीज डिस्क्लोज करेंगे, यही पूछ रहा है ना। पढ़ ले गौर से कि जब क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करना है स्कोप लिमिटेशन के केस में क्या डिस्क्लोजर देना है, ऑडिटर रिपोर्ट में क्या डिस्क्लोज करना है, which question not performed, why, alternative नहीं कर पाए, एविडेंस नहीं ले, फेयरली स्टेटेड। अच्छा, यहाँ पे आप गौर से सुने। अब आप चूंकि पूरी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ चुके हैं, तो हर चीज आपके जहन में होनी चाहिए, वो रिपोर्ट के किसी भी पैराग्राफ को टेस्ट कर सकता है। अब सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट को पढ़ना है। कह रहा है ड्राफ्ट मॉडिफिकेशन पैराग्राफ्स, ड्राफ्ट को अंडरलाइन कीजिए। वो ये नहीं कह रहा कि डिस्क्राइब इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट। ड्राफ्ट करने का मतलब क्या है? पैराग्राफ लिख के दो मेरे को। अच्छा, ये नहीं कह रहा क्वालिफिकेशन पैराग्राफ, इसका मतलब है वो ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन भी हो सकता है, वो एमसीएस ऑफ मैटर, अदर मैटर भी हो सकता है। दैट मे हैव टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट। यू मे अज्यूम नेसेसरी डिटेल्स। यू मे अज्यूम नेसेसरी डिटेल्स का मतलब पता क्या है? एक्स 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 रिस्पेक्टिवली। वो याद है, वो नेसेसरी डिटेल्स है, नेसेसरी डिटेल्स। अब मैं आपसे ड्राफ्टिंग ही आपकी होम असाइनमेंट आपने घर से करके लाना है। मैं आपसे, बल्कि आपने घर से करके लाए होंगे, मैंने आपसे सिर्फ नहीं करके लाए तो आज कर लीजिएगा। यू आर द सीनियर इंचार्ज ऑन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फाइन ट्रैक्टर्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2008। ऑडिट फील्डवर्क हैज रिवील्ड द फॉलोइंग इश्यूज व्हिच आर स्टिल अनरिजॉल्व्ड। पहला, कंपनी इज नॉट चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन द बिल्डिंग व्हिच वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द ईयर ऑन फ्री होल्ड लैंड बिलोंगिंग टू द कंपनी एट ए कॉस्ट ऑफ ₹128 million. The management is of the view that land and building are part of the same class of assets and no depreciation is required to be charged thereon because the value of such asset is expected to increase considerably in future. मिसस्टेटमेंट है। इफेक्ट बताया उसने, कहां बताया? Because the value of such asset is expected to increase considerably in future. इफेक्ट तो नहीं बताया। उसने कहा वैल्यू इंक्रीज करेगी। भाई हमें तो डेप्रिसिएशन। अच्छा ठीक है, you have discussed these matters with your manager who believes that the amounts involved are material. इसका मतलब है ये मिसस्टेटमेंट है, मटेरियल है, क्वालिफाइड ओपिनियन और बेसिस फॉर क्वालिफाइड ड्राफ्ट कर लेंगे, क्वालिफाइड ओपिनियन भी ड्राफ्ट कर लेंगे, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन भी ड्राफ्ट करेंगे। असूल किसके लगाएंगे? मिस स्टेटमेंट के स्कोप लिमिटेशन। शाबाश, ये फिर आज आपने करके लाना है। अच्छा, आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, अभी थोड़ी देर इधर बैठ जाइएगा, उमैश राज साहब आके कोई अनाउंसमेंट करेंगे आपके लिए, ठीक है, क्लास के बाद। B, a customer of the company has filed a suit claiming damages of rupees 4.6 million on account of company's failure to meet a deadline for supply of certain goods. No provision has been made in the misstatement. मुझे तो लगता है ये भी misstatement आ गई है। कह रहा है no provision has been made in the books of the company as the company's lawyers are not very sure about the outcome of the lawsuit. Lawyers are not very sure. इसका मतलब क्या है? आउटफ्लो प्रोबेबल और मेजरेबल है कि नहीं है? जब आउटफ्लो प्रोबेबल और मेजरेबल ना हो डिस्क्लोज करते हैं।
assume that matter has been disclosed in financial statement, तो ठीक ही है ना, तो मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। फिर ये कहां डिस्कस हुआ है? एमसीक्यू मैटर में कौन से वाला केस? एक्सेप्शनल लिटिगेशन। कैसे पता चला एक्सेप्शनल है? हाँ एक ही केस है, एग्जाम में जो भी केस डिस्कस कर दे, एग्जाम में जो भी केस डिस्कस, तो वो बता रहा है डैमेजेस हैं, केस सिर्फ ये नहीं कह रहा मैनी लीगल केसेस आर पेंडिंग केस कंपनी, बल्कि डिटेल बता रहा है। जैसे एफबीआर के केस में डिटेल बता दे तो एमसीक्यू मैटर, जनरल स्टेटमेंट दे छोटे मोटे बहुत से केसेस हैं, की ऑडिट मैटर, यहां पे बताया क्लियरली केस को डिस्क्राइब कर रहा है कि नहीं, ये एक्सेप्शनल लिटिगेशन है। एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ ड्राफ्ट कर देंगे? अच्छा मुझे नहीं लगता, जितना कॉन्फिडेंटली आप कह रहे हैं ना ड्राफ्ट कर देंगे, मुझे नहीं लगता आपसे ड्राफ्ट हो पाएगा, ये एक मुश्किल टास्क है। एमसीक्यू मैटर आता है आपको ड्राफ्ट करना? क्वालिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट करना आता है? मुझे, मैं नहीं मानता, कल असाइनमेंट करके दिखाएंगे फिर मानूंगा। जिया याकूब फेवरेट केस स्टडी मेरी। क्रिटिकली एनालाइज द ऑडिट रिपोर्ट ड्राफ्टेड बाय असलम। क्रिटिकली एनालाइज का मतलब क्या है? एरर आइडेंटिफाई करो रिपोर्ट में, पर खच्चे उड़ा के रखे होंगे जूनियर ने, देखिएगा। हाँ जूनियर है जिसने बनाया, आप सीनियर हैं, अगर आपने उसकी गलती आइडेंटिफाई कर ली, कम से कम 4 गलती आइडेंटिफाई कर ली, आपको सीनियर मान लूंगा उसका, वरना जूनियर के भी जूनियर होंगे आप। यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑफ ज़िया याकूब मेड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, सुभान अल्लाह। You have asked Aslam, one of the team members assigned on the audit of Black Sugar Limited, to draft the audit report for the year ended 31/2018। गलती आपसे ये हुई, असलम को क्या बैठे हैं, हालांकि सबसे अहम डॉक्यूमेंट खुद सोचे, सबसे अहम डॉक्यूमेंट मैनेजर खुद भी बनाना चाहिए, असलम को बोल दिया। The extracts from the audit report are as follows। अब ये एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या? पूरी रिपोर्ट नहीं दे रहा, पार्ट से। पहले ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, टाइटल है, ये क्या है? ये एडवर्स ओपिनियन क्या है? टाइटल नहीं है तो ये क्या है? In our opinion, except for the effects of matter described in the basis for adverse opinion। हाँ, ओपिनियन एड्रेस है, एडवर्स है, वर्डिंग क्वालिफाइड की, पहली गलती है, ओपिनियन इज नॉट ड्राफ्टेड करेक्टली, ठीक है। वर्डिंग ऑफ एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन हैज बीन यूज्ड इंस्टेड ऑफ वर्डिंग ऑफ एडवर्स ओपिनियन, पहली गलती आ गई। कितने स्टूडेंट से पिक कर लिए थे ये गलती? शाबाश, एक गलती होगी। आगे चलते हैं। द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली नॉन इन फाइनेंशियल इन अकॉर्डेंस। हाँ, वो पैराग्राफ नहीं आया, वो पैराग्राफ कौन सा था? वही, 2 गलतियां हो गई भाई। जो पैराग्राफ दिया, अच्छा सारे पैराग्राफ नहीं दिए उसने, वो उसे खुद कह दिया था एक्सट्रैक्ट है, लेकिन जो दिए हैं वो तो कंप्लीट दे। गलती जो हम गलतियां करते थे वो भी वही कर रहा। 2 गलतियां हो गई। तीसरा, फॉर द ईयर देन एंडेड, ये भाईजान बताएंगे इसमें क्या गलती है? आईएफआरएस को मेंशन नहीं किया। क्या आईएफआरएस को मेंशन करना चाहिए था? यस। 3 गलतियां हो गई, पैराग्राफ ने दिया, टाइटल ठीक नहीं है, आईएफआरएस ने मेंशन किया है। बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में, कंपनी स्टोर एंड स्पेयर कंसिस्ट ऑफ कैपिटल स्पेयर ऑफ मशीन फॉर स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन ऑफ शुगर ड्यूरिंग द क्रशिंग सीजन। इसमें कोई प्रॉब्लम? क्रशिंग सीजन, वो जो स्टोर स्पेयर क्रशिंग सीजन, वो फसलों का जो काटने का सीजन होता है। These are carried at lower of cost। अच्छा यहां तक कोई प्रॉब्लम है? These are carried at lower of cost and NRV as per IS2। हाँ जी, यूजर्स को IS2 का, ऑडिटर को पता होता है IS2 क्या है, यूजर्स को नहीं पता होता, इसीलिए IS2 लिखना ही नहीं चाहिए, लिखना चाहिए इसके साथ टाइटल मेंशन करना चाहिए, इन्वेंटरीज। नेक्स्ट, द कंपनीज CFO हैज रिफ्यूज्ड टू रीक्लासिफाई इट एज कैपिटल स्टोर एंड स्पेयर। जेनेरिक टर्म बोलनी चाहिए। जेनेरिक टर्म कौन सी? मैनेजमेंट हैज रिफ्यूज्ड, पर्सनल नहीं होना उसके साथ। शाबाश। तो ये 5 गलतियां हो गई ना, ये कॉन्सिक्वेंशियल मिस्टेक है, मैं इसको छठी गलती नहीं मानूंगा। IS2 के साथ IS16 आ गया तो आप इकट्ठे लिख देना इसको। एज इट वुड एडवर्सली अफेक्ट द करंट रेशियो एज प्रेस्क्राइब्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ये तो मिस स्टेटमेंट है। वी वेरीफाइड द कंपनीज रिकॉर्ड एंड असरटेन्ड कंक्लूसिवली द वैल्यू ऑफ कैपिटल। कंक्लूसिव का वर्ड कंसेप्चुअली गलत है ये। हाँ, हम परसुएसिव, हाँ, या वी ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, यूं कह ले। वी वेरीफाइड कंपनीज रिकॉर्ड, ये छठी गलती आ गई। कैपिटल स्पेयर, हैड द मैनेजमेंट स्टेटेड देम एज कैपिटल स्पेयर, नॉन करंट एसेट वुड हैव इंक्रीज्ड बाय ₹100 million एंड consequently करंट एसेट वुड हैव रिड्यूस्ड बाय द सेम अमाउंट। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक प्रॉब्लम है, आपने अकाउंटिंग में कहीं सीखा होगा, जब कभी फिक्स एसेट्स का कैपिटलाइजेशन एरर होता है ना, उसके साथ डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट भी आता है। यहाँ पे फिक्स एसेट की क्लासिफिकेशन है कि नहीं, तो इसके साथ डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट भी आएगा कि नहीं? और डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट आएगा तो फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स इक्विटी ये भी है। यानी इन शॉर्ट उसने मिस स्टेटमेंट की क्वांटिफिकेशन कंप्लीट नहीं इंक्लूड की। एग्री करते हैं? मिस स्टेटमेंट की कंप्लीट क्वांटिफिकेशन इंक्लूड
कितनी होगी? 6 गलतियां होगी। हाँ, इसका भी स्टैंडर्ड पैरा नहीं लिखा, बेसिस का भी स्टैंडर्ड पैरा नहीं लिखा। नहीं, अच्छा आपने उस पैराग्राफ को ड्राफ्ट नहीं करके देना, सिर्फ ये लिखना है कि अदर पैराग्राफ इन दिस सेक्शन, आगे उसको स्टेट करके डॉट्स लगा के हैज नॉट बीन इंक्लूडेड, ठीक है, ये मेंशन कर देना। और नेक्स्ट एमसीक्यू द मैटर पैराग्राफ, एमसीक्यू मैटर हेडिंग सही जी, वी ड्रा अटेंशन टू नोट नंबर 2 टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेफरेंस टू नोट्स अकाउंट्स है, which describe the early adoption of IFRS 2, नाम नहीं लिखा, लेकिन मैं इसको लादा से गलती नहीं मानूंगा, वो ऊपर जहां IAS 2 IAS 16 IFRS 2 इकट्ठा कर दिया, अभी तक कोई गलती नहीं है ना। However, due to time limitation, certain disclosure required by IFRS 2 could not be provided in the financial statement. Our opinion is not modified in respect of this matter. भाई तीनों चीजें दी हैं उसने, रेफरेंस भी दिया है, मैटर को डिस्क्राइब किया है, our opinion is not modified लिखा है, तो ठीक नहीं हो गया भाई? ये एमसीक्यू मैटर बनता ही नहीं है। टाइम लिमिटेशन की वजह से आपने डिस्क्लोजर इंक्लूड नहीं किए, तो इसका मतलब डिस्क्लोजर इंक्लूड नहीं किए, तो ये मिस स्टेटमेंट है। एमसीक्यू मैटर में डाल दिया, इसको एमसीक्यू मैटर में डाल दिया। क्या एमसीक्यू मैटर मिस स्टेटमेंट का क्वालिफाइड ओपिनियन का सब्स्टिट्यूट है? तो क्या करना है हमने, इसको मिस स्टेटमेंट के तौर पे हमने बताया कि ये भी एक एरर है। कितने एरर हो गए? 8 हो गए, बस ठीक है। चलिए बाकी जो क्वेश्चन है वॉल्यूम 2 का, वो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।